हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज झारखंड रूरल एकेडमी। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे पेज पे स्वागत है। मैंने सामान्य विज्ञान की पहली सीरीज को मैंने भौतिकी में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर आएँ और भौतिकी की सीरीज का देखें। और साथ ही साथ मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों की तमाम उन सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, बातें ज़्यादा ना करते हुए हम आगे अध्याय पर बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते बस एक ही चीज़ कहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आने वाले कुछ ही दिनों में मैं एनसीईआरटी की तमाम उन सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। साथ ही साथ घटना चक्र की भी सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। अगर आप लोगों का अधिक से अधिक कमेंट और लाइक और शेयर की आवश्यकता है, तो आप लोग इस चैनल का सहयोग करें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, आप सबों का है, आप सभी ग्रामीण भारतीयों का है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे मापक यंत्र और पैमाने के बारे में बताया गया। अब इसके हम लोग सवालों को देख लेते हैं। आप लोगों के पास पीडीएफ दिए गए हैं, आप उस पीडीएफ को जाकर देख सकते हैं। चलिए, जैसे पहला आता है सोनार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जिसमें से पहला जो है सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों को द्वारा दिया जाता है। सोनार को बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, उनका प्रयोग नौ संचालन द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए प्रसरित ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये तरंगे उस वस्तु से टकरा जाती है, टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल पाती है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग होता है सोनार का। सोनार को हम उपयोग करते हैं, सोनार को हम लोग प्रसरित ध्वनि के रूप में उपयोग करते हैं। अगला आता है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो हमारा ऑडियोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, ऑडियोमीटर क्या है ना, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। क्रोनोमीटर से एक ऐसा उपकरण जो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषमुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ पूछा है कि एनोमीटर निम्नलिखित में से किसके लिए मापन के लिए किया जाता है, तो इसके लिए होगा एनोमीटर से हम लोग हवा की गति यानी पवन वेग को मापा जाता है। अगला आता है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति जो होती है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। एनोमीटर द्वारा वायु की गति के वेग का माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व मापन किया जाता है। निम्नलिखित से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, सही है। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च दाब मापा जाता है, जी हाँ। तो टेकोमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि टेकोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबाई, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं में त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग में सुमेलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं को ताप मापते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, तो पायरोमीटर का होता है उच्च ताप में मापन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूपीपीसीएस 2 टाइम्स मेंस में पूछे गए, और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं प्री में। तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। क्यों? क्योंकि पायरोमीटर एक पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 9 नंबर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। अभी पढ़े थे पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित तापमान पर से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो पायरोमीटर को हम लोग कहते हैं विकिरण तापमान, क्योंकि विकिरण के ताप को मापता है। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड
मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, ये पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उनका स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग सोलर रेडिएशन के मापने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहा गया सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण किए जाते हैं। एक होता है पायरेनोमीटर और पायहीलियोमीटर। ठीक है, मोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मोनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर मिलान वाला आ गया, तो मिलान पे देखेंगे कि एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? एनीमोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है। तो तुला से क्या मापा जाएगा? भार मापा जाएगा। इस कारण ए का तीन कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एनीमीटर से किसी विद्युतीय परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता का मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु का भार का मापन किया जाता है तथा बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑडियोमीटर से वाहन और पहियों के द्वारा दी गई दूरी का मापन किया जाता है, सही है। ऑन्डोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने वाले यंत्र, सही है। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, भी सही। एनोमीटर से विद्युत नहीं, एनोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है, ना कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए, अतः विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। आगे बात करेंगे, अगला सवाल है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा भी पढ़ रहे थे कि एनीमीटर से मापी जाती है। तो अगला था एमीटर विद्युत धारा मापा जाता है, जैसे पोटेंशियोमीटर किसी तेल का ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। चलिए हम लोग आगे पे चर्चा करते हैं। तो अगला है वायुमंडलीय अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे के अचानक नीचे आ जाने पर तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया होता है? तो साधारण बैरोमीटर में तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में इन्फिनिटी बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है। एक्चुअल अधिकतर बैरोमीटर में क्या होता है ना, पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो लैक्टोमीटर से अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, या फिर इससे दूध की शुद्धता भी मापी जाती है। दूध के अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों की मात्रा को मापने का उपकरण है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वो उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से जल द्रव का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला आता है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? तो अभी पढ़े थे हवा का आर्द्रता से मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग में सापेक्ष प्रकाश के गुण का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण किस निम्न में से कौन सा? तो ये सारा का सारा हाइग्रोमीटर से होता है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर उच्च ताप को तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने, थर्मोस्टेट उच्च तापी किसी यंत्र का तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का एक उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगले सवाल पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया।
हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित, यहाँ पे सही सुमेलित को मापना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थर्मोरेस्टर इलेक्ट्रॉन थर्मामीटर यही सही है, बाकी सब गलत। संधारित्र थर्मामीटर नहीं होगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दृष्टिकारी जंक्शन डायोड अवरोधक ये नहीं होंगे। थर्मोसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने अवरोध को बदलता है। इस कारण विकल्प जो है ए ही सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले देखिए स्टेथोस्कोप से क्या होता है ना, हृदय की ध्वनि के सुनने के लिए होता है। स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापी जाती है। इस कारण ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाता है। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब को मापते हैं स्फेग्नोमीटर से। आगे बात करेंगे तो देखिए, निम्नलिखित में से किसी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है पायरोमीटर, यानी जहाँ पे उच्च ताप हो वहाँ पे पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ये भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कैलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग क्यों इसलिए करते हैं ना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। रडार, जिसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार मूलतः एक संक्षिप्त जिसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति ज्ञात की जाती है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप तीव्रता। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इसके बारे में बताया गया। तो रिएक्टर पैमाना और रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने वाला एक उपकरण है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बंटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुनी परिणाम को बताती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाना भूकंपीय लहरों का आयाम, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपों की तीव्रता जो होती है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, रिएक्टर पैमाने से आर्द्रता नहीं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, यही सही नहीं है। बाकी सेल्सियस से ताप मापी जाती है। RH गुणक से रक्त मापा जाता है, ठीक है, और किलोवाट आवर से विद्युत की शक्ति को मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। ताप को निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता। ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान? देखिए, केल्विन पैमाना ऐसा है जहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं होता। तो देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रीमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। निम्न भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये सिस्मोग्राफ है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन बी। तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापने वाला यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने 1990 में किया था। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है ना, भूकंपीय तीव्रता को मापी जाती है। यहाँ पे देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने 1990 में किया था। रेनगेज जो होता है वर्षा मापी यंत्र, और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो अनियमित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो होती है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है ना, ये जो है भूचाल को रिकॉर्ड करता है,
अब देखिए फिर एक सम्मिलित करने वाला सवाल आ गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो भूकंप जो होता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, विद्युत धारा से एमीटर मापा जाता है, ऊंचाई जो होती है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ऊंचाई जो होती है अल्टीमीटर से मापी जाती है। तो भूकंप जो होता है 1 का 2, ऊंचाई अल्टीमीटर 2 का 3, 2 का 3, C का 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे इसके बारे में बताया गया, तो देखिए अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, एनीमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे फिर आ गया सम्मिलित करने वाला, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, फेदोमीटर से क्या होते हैं ना, समुद्र की गहराई मापी जाती है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर से क्या होता है ना, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। तो डी का 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। फेदोमीटर से नामक समुद्र की गहराई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से समुद्र से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। फेदोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे 46, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। अब देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं और बैरोमीटर से क्या मापते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं हम लोग भूकंप, बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, तो एनीमोमीटर से वायु वेग मापेंगे। तो E का 3 ऑप्शन नंबर डी सही है। सही सम्मिलित एनीमोमीटर से वायु वेग मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप, और बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। इसका जो सवाल है वही सवाल को रिपीट किया गया है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। आगे बात करें निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है। कार्डियोग्राम से हृदय गति है, सही है। सिस्मो कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, ठीक है, कार्बोरेटर से होता है। मोनोमीटर से दाब मापा जाता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है, सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता, ये नहीं मापी जाती। क्यों नहीं मापी जाती, तो सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। कार्बोरेटर द्वारा इंजन में हवा में पेट्रोल से वाष्प द्वारा अवशोषित किया गया उसकी मात्रा को मापा जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र से हृदय की धड़कनों का चित्रित करने में किया जाता है, और मोनोमीटर से दाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग करते हैं, तो फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति की मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। आगे बात करेंगे, तो देखिए झूठ का पता लगाने के लिए हम लोगों ने एक यंत्र बनाया जिसका नाम पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए करते हैं। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, थियोडोलाइट। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल के में कोणीय दूरी को मापने के लिए डियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो मापन के सवाल थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगला लेसन जो है यांत्रिकी का है। इस यांत्रिकी को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उन पर देखेंगे। तो देखिए यांत्रिकी क्या होते हैं ना, भौतिक विज्ञान की भाषा का, जिसमें पिंडों पर बल लगने, उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु, पदार्थ या द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे एम से व्यक्त करते हैं। भार और द्रव्यमान में क्या होता है ना, पृथ्वी का आकर्षण बल को भार कहते हैं और वस्तु का परिमाण ही द्रव्यमान कहलाता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक जो होता है ग्राम या किलोग्राम होता है। भार सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा एक सा रहता है। अगला देखिए प्रतिदिन की भाषा, दूरी और विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलता है तो चली गई दूरी
वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक से अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करता है। चलो, कोई दूरी में केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु की अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होता है जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है, अतः चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल केवल परिणाम होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा होती है, अतः वेग एक सदिश राशि है। त्वरण की बात करें, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय के पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण होगा a इक्वल टू v माइनस u बाई 2। त्वरण का SI मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बात करेंगे तो न्यूटन की गति का नियम। पिंडों और वस्तुओं की गति के वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम को परिभाषित किया। इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषित देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामस्थ वस्तु विरामस्थ में ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर गति में ही सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा गतिमान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल द्वारा उसे हटाया ना जाए या फिर समझने। मतलब यहाँ पर न्यूटन गति का प्रथम नियम है, जो वस्तु गति में वो गति में रहेगी और जो वस्तु विराम में वो विराम में ही रहेगी। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्थ रहने की अथवा गतिमान रहने की है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। तो याद रखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं से अधिक जड़त्व होता है। न्यूटन की गति का दूसरे नियम। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखें तो न्यूटन गति के प्रथम नियम से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु के त्वरण में उपस्थित होने से है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण इक्वल टू F बराबर ma। इस समीकरण में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है बल का SI मात्रा न्यूटन होता है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। न्यूटन गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रति गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। संवेग परिवर्तन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है, अतः यह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का ही अन्य रूप है। स्पष्ट है कि बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटे समय।
यदि किसी द्रव्यमान अहम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो इसका प्रारंभिक संवेग होगा mu। t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग भी हो जाता है, अतः वस्तु का अंतिम वेग होगा mv। संवेग परिवर्तन क्या होता है, mv माइनस mu। तो इस तरह करके यहाँ पे कैसे निकाला गया है न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, उसके बारे में इसमें डेरिवेशन किया गया, आप जाके गो थ्रू हो जाइए। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है ना, तो संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे याद रखिएगा, दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर किसी भी बाह्य बल कार्य ना कर तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर रहता है अथवा संरक्षित बना रहता है, इसे संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। अब बोलेंगे कार्य, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा, अर्थात कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए के बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यदि किसी का किए गए कार्य के प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्रमशः W, F और S से निर्दिष्ट किया जाए तो W बराबर Fs होता है। यदि F बल पिंड के विस्थापन की दिशा में ना होकर उसे थीटा कोण बना रहता हो तो क्या गया कार्य होगा, W बराबर Fs cos थीटा, जहाँ F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। कार्य का दिशा राशि है, इसका समात्रक जूल होता है। यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो क्या गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी मशीन अथवा कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यदि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति का समात्रक जूल पर सेकंड या इसे वाट भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर होता है। एक अश्व शक्ति या 1 HP इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अन्य रूप होते हैं जैसे आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका समात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा दो तरीके से होती है, गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, यह वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg तथा चाल v पर सेकंड हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा की बात करें, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg है, जहाँ m इक्वल टू द्रव्यमान, g इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण, h इक्वल टू ऊंचाई होती है। अब हम लोग सवालों पर ध्यान देंगे क्योंकि हम लोगों के लिए सवाल ही महत्वपूर्ण है। चलिए, न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे कि इस न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं या फिर जड़ता का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर इसका डेरिवेशन दिया गया। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एकसमान गति में अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर उसके व्यवहार में बदलने में विवश न कर दे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र जो होता है किसी वस्तु की सहायता करता है। तो यहाँ पे याद देखिएगा, इसका थोड़ा डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। साधारण यंत्र किसी वस्तु द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। हाँ, साधारण जो यंत्र होता है वो हमारा क्या करता है, हमारा जो मेहनत होता है उसे थोड़ा कम कर देता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। व्यक्ति की गहरी सांस लेने से, इनहेल करने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति
का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु इक्वल टू 1.225 ग्राम वजनी होता है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.22 ग्राम बढ़ जाएगा, हालांकि व्यक्ति का घनत्व में कमी दर्ज होगी। ठीक है। अगला देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस आधार पर होता है? अपकेंद्र के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के अंदर बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु इसकी दशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन जो होती है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रीय, अपोहन या फिर प्रतिक्रमण, प्रसारण या फिर विसरण। तो यहाँ पे जो होगा इसका उत्तर होगा अपकेंद्रीकरण। ठीक है ना। प्रक्षालन मशीन का भी कार्य अपकेंद्रीकरण के तहत ही होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश राशि कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे जो आयतन है वो सदिश नहीं है। आयतन एक अदिश राशि है। वे राशि हैं जिनके ज्ञात करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और जिनमें सिर्फ परिणाम होता है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। 7वें सवाल पे देखें तो कौन सी राशि सदिश राशि है? तो सदिश राशि निम्नलिखित कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि यहाँ पे विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि मापते हैं? संवेग और वेग से हम लोग द्रव्यमान को माप सकते हैं। तो संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा वेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से वस्तु का संवेग प्राप्त होता है, यानी संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। बल का गुणनफल होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करेंगे तो देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण F इक्वल टू ma। यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी? इसका 6 होगा। क्यों? क्योंकि घन का आयतन होता है L3 यानी, और घन का पृष्ठ होता है 6L²। प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान होंगे, L3 इक्वल टू L²। तो L इक्वल टू जो होगा वो 6 होगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है कि ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है, यानी ना तो उसका सृजन किया जा सकता है और ना ही बिना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है तो हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की जो ऊर्जा होती है, हवाओं में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, बहती हवा वाइंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में व्यक्त ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युतीय शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए, विंड पावर कौन सा विद्युत ऊर्जा में, तो इसे हम लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, क्योंकि पवन जो होती है वो गतिशील होती है, इस कारण उसमें गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। बहती वायु बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन कहते हैं। पवन ऊर्जा में उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री सिर की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन में एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री का शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी सिरा स्थिरता के जड़त्व के कारण बिना अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। कथन दिए गए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है। दूसरा, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता।
तो इसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर होगा, दोनों तो सही है लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो देखिए, घर्षणीय पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने से व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो पूर्णतः सत्य है। अगला आता है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस होता है। आगे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण हम उस पर पैर टिका कर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, भरी हुई गाड़ी को चलाने से उसे चलन में रखने के लिए आवश्यक बल को अपेक्षाकृत धक्का अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखें, तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग संवेग का सूत्र लेंगे। तो माना कि जो द्रव्यमान था व्यक्ति का वो m था और नाव का द्रव्यमान जो था वो n था। नाव प्लस व्यक्ति को कूदने से पूर्व जो था संवेग जो था वो 0 था कूदने से पहले, और व्यक्ति के कूदने के बाद दोनों का संवेग क्या हुआ ना, द्रव्यमान m गुना 5 इंटू माइनस n गुना 0.5। ये 0.5 क्या है ना, द्रव्यमान गुनी वेग। ये जो 5 मीटर पर सेकंड से व्यक्ति चला और 0.5 इस 5 मीटर पर सेकंड से क्या हुई ना, नाव खिसकी। तो इन दोनों का अंतर देखें तो 5m माइनस 0.5n इक्वल टू 0। तो n बराबर n बाई एम इक्वल टू 5/0.5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर 10 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 10 गुना होगा। आगे देखिए, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी x बराबर y बराबर और z होगा। अर्थात यदि किन्हीं वस्तु पर गतिज ऊर्जा समान है तो उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वो समान दूरी ही रुकेगी। अतः x, y और z आपस में बराबर होंगे। दोनों समान द्रव्यमानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। तो उनके वेगों का अनुपात होगा 16:81। ये कैसे की गई है, तो देखिए, दोनों वस्तु का द्रव्यमान जो है वो समान है और द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग जो है वो v1 है और दूसरी वस्तु का वेग v2 है। तो पहली गतिज ऊर्जा हाफ mv1 स्क्वायर, दूसरी गतिज ऊर्जा हाफ mv2 स्क्वायर दूसरी वस्तु की। दोनों का अनुपात करेंगे तो अनुपात करने के बाद जो प्राप्त होगा √2/3 और यही √2/3 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चाल पहिए में से
प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक की प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ R कम होगा। किसी वस्तु की गति घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन अवलंबन प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल की मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा कि क्षैतिज पर इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी। अगला देखिए, अगला सवाल है कि इन कथनों पर विचार करिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से गुजरता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये 2 आंसर ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करेंगे। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब गुरुत्व के अधीन गति नोट्स। अब गुरुत्व के अधीन जो गति होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक और मंगल के 2 उपग्रह, शनि के सर्वाधिक 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने नियम दिए थे। तो जर्मन खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम को प्रतिपादित किए थे। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? तो देखिए, वो 3 नियम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे प्रथम नियम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य की कक्षाओं पर फोकस होता है। द्वितीय नियम, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अगला है, देखिए, द्वितीय नियम स्पष्ट करता है जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य से समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तृतीय नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी 3 नियम दिए। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम 2 पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होगा F समानुपाती m1 m2 बाय r²। तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 r², जहाँ कैपिटल G जो होता है एक समानुपाती नियतांक या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं। यदि बल न्यूटन में दूरी r मीटर तथा द्रव्यमान m1 और m2 kg में हो तो g का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होगा। प्रयोगों द्वारा g का मान जो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² ज्ञात किया गया है। पृथ्वी तथा गुरुत्व तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व का वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने के वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
दोनों जी में क्या संबंध है, तो क्या छोटा जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। एम ई मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, आर ई होता है रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एम ई बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। स्पष्ट है कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर नहीं करता। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से अनुपस्थिति ऊपर गिराई जाती है तो उसमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई में गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव में श्यान कर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण में भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में बाहरी वस्तुओं पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पृथ्वी के गुरुत्व अधीन त्वरण छोटा जी का मान पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। पृथ्वी के तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी के मान में भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। उपग्रहों की कक्षीय चाल, उपग्रह के कक्षीय चाल, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये पृथ्वी पर है, इसके बीच में जो बल कार्य करता है वो अपकेंद्रीय बल काम करता है।